अब हम लोग जो है सरफेस टेंशन की तरफ चलेंगे। अब सरफेस टेंशन की जब हम बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक का, इसमें हम लोगों को पहले कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स को समझना होगा। तो देखो मेरे बच्चों, कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है कि ये एक मॉलिक्यूलर फोर्स है जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, और जो अधेसिव फोर्स है ये डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, यहां पर एक मटेरियल लिया, यहां पर एक, और यहां पर हमने इस कंटेनर में लिक्विड ले लिया, तो इसके मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स लग रहा होगा ये सब आपका कोहेसिव फोर्स होगा। लेकिन यहां पर ये जो बाउंड्री रीजन है, इसका मॉलिक्यूल जो इसके मॉलिक्यूल के साथ फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज अधेसिव। मतलब क्या है भाई? मतलब यह है कि जैसे मान लो मैंने किसी कंटेनर में एक लिक्विड ले लिया, ये कंटेनर है और इसके अंदर मैंने लिक्विड फिल कर दिया, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब यहां पर अगर हम देखें मेरे बच्चों, तो यहां जो फोर्स लग रहा होगा, एक तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में फोर्स लगा रहे होंगे, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। दूसरा जो है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किसके साथ? कंटेनर की वॉल के साथ भी फोर्स लगा रहे होंगे, कंटेनर की वॉल के साथ भी। तो मॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा लिक्विड का, जो कंटेनर की वॉल के साथ लग रहा है, दैट इज अधेसिव। क्योंकि दोनों क्या हो गए? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए ना। ये आपका लिक्विड का मॉलिक्यूल हो गया और ये कंटेनर का मॉलिक्यूल। और जो येलो येलो जो आपस में लग रहा है, ये सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब लिक्विड जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं ये कोहेसिव फोर्स है। आ गई बात समझ में? बहुत सिंपल है। इसी तरीके से इस डायग्राम में भी बताया था मैंने, ये जो ब्लू कलर है, इस कलर के साथ जो फोर्स लगा रहा है दैट इज अधेसिव, और ब्लू कलर आपस में जो फोर्स लगा रहा है दैट इज कोहेसिव। तो जब भी आपका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और अधेसिव फोर्स कम होता है, तो जो लिक्विड होता है वो कंटेनर को वेट नहीं करता है। मतलब क्या है समझो भाई। मतलब मैंने ये बोला कि अगर हमारा कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, किससे? अधेसिव फोर्स से। अधेसिव फोर्स से अगर हमारा कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा कि जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है, वो कंटेनर की वॉल से स्टिक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अधेसिव ज्यादा हो गया, मतलब लिक्विड का मॉलिक्यूल और कंटेनर के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो स्टिक कर जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। यही रीजन है कि जो पानी होता है, जब कांच का गिलास लोगे ना, कांच का गिलास, तो उस पर जो पानी होता है वो पानी उसको क्या कर देता है? वेट कर देता है, गीला कर देता है। लेकिन जब आप उसी कांच के गिलास में आप क्या करेंगे? मरकरी ले लीजिए, तो मरकरी जो है उसको गीला नहीं कर पाता, मरकरी उसको वेट नहीं कर पाता है। क्यों भाई? समझते हैं इसको, जरा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम लोग दो सिचुएशन लेते हैं, हम लोग जो है वो दो सिचुएशन लेंगे, और दोनों सिचुएशन में हमने क्या किया, एक हमने, ये हमारे पास ग्लास है, मतलब ये किसका बना हुआ है? ये ग्लास का बना हुआ है। कोई भी कंटेनर है, ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। एक बार मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एक बार मैं इसके अंदर सिंपल आपका मरकरी फिल कर दिया। यहां पर मैंने मरकरी फिल कर दिया मेरे बच्चों, समझो चीजों को सही से, ये मरकरी है, और यहां पर मैंने वाटर फिल कर दिया, यहां पर मैंने वाटर फिल कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो वाटर है, इस कंटेनर की वॉल को, जो कि ग्लास का है, इसको ये क्या कर देगा? यहां पर वाटर गीला कर देगा, चिपक जाएगा इससे ये। क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो यहां जो मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, जिसको मैं कोहेसिव बोल रहा हूं, यहां जो कोहेसिव है वो वीक है। और अगर मैं बात करूं, ये जो मॉलिक्यूल है लिक्विड के, जो कंटेनर से फोर्स लगा रहे हैं, इनके बीच में जो अधेसिव फोर्स लग रहा है, यहां अधेसिव फोर्स स्ट्रांग है। इस वाले केस में आपका जो अधेसिव फोर्स है, ये अधेसिव फोर्स आपका स्ट्रांग है। किससे? कोहेसिव से। कोहेसिव से स्ट्रांग है, तो ये क्या कर जाएगा? ये इससे चिपक जाएगा।
लेकिन जब मैं यही काम मरकरी में लेकर आऊंगा तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो कोहेसिव होगा, मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला कोहेसिव होगा, ये कोहेसिव स्ट्रांग होगा। किससे? मरकरी और कंटेनर के बीच में लगने वाले अधेसिव से। मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका कोहेसिव जो होगा ये कोहेसिव स्ट्रांग होगा। किससे? अधेसिव से। तो इसलिए क्या होगा, यहां पर आपका मरकरी इससे नहीं चिपक पाएगा, तो मरकरी ग्लास को वेट नहीं करता है। इस तरीके से आपका कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स का एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। बहुत आसान है यार, आप समझ सकते हो। सेम टाइप के मॉलिक्यूल में लगेगा तो क्या हो जाएगा, कोहेसिव। और अगर डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में लग रहा है तो क्या हो जाएगा, अधेसिव। अगर अधेसिव ज्यादा है तो डोमिनेंट कौन होगा, अधेसिव। और अगर कोहेसिव ज्यादा है तो डोमिनेंट क्या होगा, कोहेसिव होगा। मतलब डोमिनेंट होने का मतलब, अगर अधेसिव ज्यादा है तो वो चिपक जाएगा यार दूसरे मॉलिक्यूल से, और अगर कोहेसिव ज्यादा है तो यार वो चिपकेगा ही नहीं, वो आपस में चिपक कर रह जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, चलिए, बहुत सिंपल है। चलिए यार, देखो जरा, अब अगर हम समझने की कोशिश करें जरा, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज। आप मॉलिक्यूलर रेंज को समझने की कोशिश करिए। अभी आपने देखा मॉलिक्यूलर फोर्स को, तो जब आपने मॉलिक्यूलर फोर्स देखा तो मॉलिक्यूलर रेंज क्या होगा। ये जो कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स है, मॉलिक्यूलर फोर्स है ये। तो एक मॉलिक्यूल, जैसे मानो कि मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल ले लिया, ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये क्या करेगा, जिस रेंज तक, मान लो कि यहां तक जो मॉलिक्यूल है दूसरा, इस पर ये फोर्स लगा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इसके मॉलिक्यूलर रेंज में है। इट मींस एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर जिस रेंज तक फोर्स लगा सकता है, दैट इज मॉलिक्यूलर रेंज। वो उस मॉलिक्यूल के रेंज में है, उस पर वो फोर्स लगा सकता है। आफ्टर द मॉलिक्यूलर रेंज, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स नहीं लगा सकता। तो बहुत सिंपल है ना, मॉलिक्यूलर रेंज मैक्सिमम डिस्टेंस है भाई। यार ये M1 मॉलिक्यूल है और ये M2 मॉलिक्यूल तक फोर्स लगा सकता है, तो ये जो डिस्टेंस होगी R, ये मॉलिक्यूलर रेंज होगी। अगर मैंने कोई यहां पर मॉलिक्यूल रख दिया M3, तो M3 पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये इसके मॉलिक्यूलर रेंज से बाहर हो गया है। R जो है इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है ना, जहां तक वो फोर्स लगा पाएगा। अब इसी को अगर हम देखें, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है भाई। अगर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करूं मेरे बच्चों, समझो जरा, अगर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करूं, तो जैसे मैंने क्या किया, ये एक स्फीयर ड्रॉ कर रखा है और इसके सेंटर पर मैंने ये क्या कर रखा है, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल ले रखा है। ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है। अब कहने का मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होगा, इसको सेंटर एज्यूम करो और एक रेडियस लो। जो रेडियस होना चाहिए वो मॉलिक्यूलर रेंज तक होना चाहिए। इट मींस जो रेडियस होगा मेरे बच्चों, वो रेडियस क्या होगा, मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज हो जाएगा। और आप एक स्फीयर ड्रॉ कर दीजिए, तो इस स्फीयर में लाई करने वाले जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, सभी पर ये मॉलिक्यूलर फोर्स लगाएगा, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किस में आ जाएंगे, मॉलिक्यूलर रेंज में आ जाएंगे। तो हम इसको बोलेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इससे बाहर है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, यहां पर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगने वाला है। ये जो मॉलिक्यूलर है, इस स्फीयर के अंदर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, सब पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर रेंज को आप रेडियस एज्यूम करें और उसी रेडियस का आप एक स्फीयर बना दें मेरे बच्चों, वही आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। उस स्फीयर में लाई करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे के सारे उससे अफेक्ट होंगे, सभी पर फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना अच्छा टॉपिक है ना, मजेदार टॉपिक है एकदम। अब चलते हैं सरफेस फिल्म की तरफ। अरे भाई फिल्म, कौन सी फिल्म? जैसे ही फिल्म का नाम लेते हैं आपके दिमाग में क्या चलने लगता, मूवीज वगैरह आने लगती हैं। हम चल रहे हैं सरफेस फिल्म, लिक्विड की फिल्म देखते हैं। तो लिक्विड का जो टॉप मोस्ट लेयर होगा, लिक्विड का जो टॉप मोस्ट लेयर होगा मेरे बच्चों, टॉप मोस्ट लेयर कौन सा होता है, जो एयर के कांटेक्ट में है। जैसे हमने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में ये हमारा क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड की जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो एयर के कांटेक्ट में है। अरे भाई आपने बाल्टी में पानी रखा, तो ऊपर से जब आप टच करेंगे तो जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, दैट इज सरफेस फिल्म। उसको मैं क्या बोलता हूं, हाइड्रोस्टैटिक में सरफेस फिल्म बोलता हूं।
और इस सरफेस फिल्म की जो थिकनेस होती है, भाई ये कहां तक है सरफेस फिल्म, तो इस सरफेस फिल्म की जो थिकनेस होगी वो मॉलिक्यूलर रेंज तक होगी। जैसे अगर आप इसकी डेप्थ को देखेंगे ना, तो इसकी जो डेप्थ होगी डी। अगर हम सरफेस फिल्म की बात करें तो सरफेस फिल्म जो होगा, इसकी जो डेप्थ होगी ये कहां तक होगी, मॉलिक्यूलर रेंज तक होगी। कितना, रेंज तक, जहां पर रेंज लग रहा है वहां तक। जैसे कोई भी डिस्टेंस हो सकती है रेंज, अभी हम लोगों ने देखा भी था रेंज को। तो सरफेस फिल्म का मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो टॉप मोस्ट लेयर है उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, सरफेस फिल्म। और ये एयर के कांटेक्ट में है। जो सरफेस फिल्म है ना आपकी, ये सरफेस फिल्म किसके कांटेक्ट में है, ये एयर के कांटेक्ट में है। किसके कांटेक्ट में है, ये एयर के कांटेक्ट में है। अब अगर मैं बात करूं आपसे, देखो दो तरीके का कॉन्सेप्ट ले रहा हूं मैं। एक मैंने लिया क्या, लिक्विड ड्रॉप, ये मैंने लिक्विड ड्रॉप लिया, ये लिक्विड ड्रॉप है भाई मेरे पास, इसमें ये लिक्विड ड्रॉप है। और एक लूंगा मैं सॉप बबल, सॉप बबल, ये लिक्विड ड्रॉप है। और एक लिया मैंने सॉप बबल, बबल समझ रहे हैं, आजकल मेले में देखा होगा आप लोगों ने, बच्चे उड़ाते हैं दबाकर, फूकते हैं। गए हो मेले में, छोटे बच्चे जब मेले में जाते हैं तो जिद करते हैं मेरे को बबल्स दिला दो। अरे भाई वो जो बबल जो आप फूकते हो ना, उसके अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो सॉफ्ट सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये हुआ जो सॉफ्ट बबल होता है उसके अंदर भी एयर है और बाहर से भी एयर है। जैसे फुटबॉल का अगर मैं एग्जांपल लूं तो फुटबॉल के अंदर भी एयर है और बाहर से भी देखें तब भी एयर है। तो फुटबॉल में कितने सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, 2 सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। तो उसमें कितने फिल्म बनेंगी, 2 फिल्म बनेंगी। इसी तरीके से अगर लिक्विड ड्रॉप लें तो लिक्विड ड्रॉप क्या, एक बेसन का लड्डू ले लो यार। बेसन का लड्डू जो है क्या है, बाहर से ही तो एयर के कांटेक्ट में, अंदर तो मटेरियल भरा हुआ है यार। तो कहने का मतलब ये रहा, अगर ये सॉफ्ट बबल है तो इधर से भी आपको सरफेस फिल्म देखने को मिलेगी, इधर से भी देखने को मिलेगी। और अगर लिक्विड ड्रॉप है तो ओनली जो टॉप मोस्ट लेयर होता है जो एयर के कांटेक्ट में होता है उसी को हम बोलते हैं सरफेस फिल्म। तो अगर ये सारी बातें आपको सही से समझ में आ गई, कौन सी, कोहेसिव फोर्स सेम टाइप के मॉलिक्यूल में लगेगा भाई, सेम टाइप के मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, कोहेसिव। अधेसिव डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स में लगेगा भाई। अरे आप पेन से लिख रहे हो, पेन से अपनी कॉपी पर लिख रहे हो, स्याही कलम दवात ला लिख दूं आज तेरे नाम, सुना है ना। तो उसमें जो स्याही कलम दवात ला, जो स्याही से आप किस पर लिख रहे हो, पेपर पर लिख रहे हो, वो जो क्या है, इंक जो है पेपर पर स्टिक कर रही है, किस फोर्स की वजह से, अधेसिव फोर्स की वजह से। इंक के मॉलिक्यूल और पेपर के मॉलिक्यूल के बीच में अधेसिव फोर्स लग रहा है और ये फोर्स स्ट्रांग है किससे, इंक के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले कोहेसिव से। भाई इंक के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोहेसिव लगाएंगे और इंक का मॉलिक्यूल जो पेपर से लगाएगा वो अधेसिव है। तो अधेसिव ज्यादा इसलिए वो चिपक जा रहा है उससे, इसलिए आप आसानी से लिख पा रहे हो, अपने शब्दों को आसानी से बयां कर रहे हो उसमें। लेकिन अगर कोहेसिव ज्यादा होगा तो आप स्टिक नहीं करा पाएंगे। फिर मैंने बताया आपको क्या, मॉलिक्यूलर रेंज। एक मॉलिक्यूल जिस डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकता है उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर रेंज। अगर मैं किसी पर फोर्स लगा सकता हूं, और मैंने बोला कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 2 मीटर तक फोर्स लगा रहा हूं, भाई बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, मॉलिक्यूलर रेंज नहीं है ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं सामने 2 मीटर तक फोर्स लगा सकता हूं, तो मेरी मॉलिक्यूलर रेंज जो है वो 2 मीटर है। बात समझ में आ रही है ना, बहुत सिंपल। इसी तरीके से फिर मैंने आपको सरफेस फिल्म बताया। ये सारी बातें अगर समझ में आ गई होंगी तो अब हम चलेंगे सरफेस टेंशन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार हाइड्रोस्टैटिक का, आईआईटी जेईई में भी बहुत बार पूछा गया है, नीट में भी बहुत बार पूछा गया है, और मैं इस टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकता, सरफेस टेंशन को। आप इस टॉपिक को चाहे लाइक करो चाहे हेट करो, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, सरफेस टेंशन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा एक बात बताओ, चलो सरफेस टेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगा, सूप जो होता है वो गर्म टेस्टी लगता है या ठंडा टेस्टी लगता है? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो तुरंत आंसर कर देंगे कि जो सूप होता है वो तो हमें गर्म अच्छा लगता है, गर्म पीना हमें अच्छा लगता है। अरे भाई आपने ये बोल तो दिया कि गर्म पीना अच्छा लगता है, क्या कभी सोचा था कि सूप जो होता है वो गर्म होने के बाद ही क्यों टेस्टी लगता है? नहीं सोचा ना, क्योंकि आपने आज तक सरफेस टेंशन नहीं पढ़ा है। तो जब आप सरफेस टेंशन पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप इसको सोचना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि जो सूप होता है वो गर्म होने के बाद हमें टेस्टी क्यों लगता है, मजा आ जाता है एकदम। ठीक है ना, चलिए जरा आगे की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। देखो सरफेस टेंशन ये है क्या,
यार जीवन में ना हर किसी को टेंशन है, जीवन में हर किसी को टेंशन है। आपको भी टेंशन है, मेरे को भी टेंशन है। कौन सा बंदा ऐसा है जिसको टेंशन नहीं है? छोटे बच्चे को भी टेंशन है। छोटे बच्चे को किस चीज की टेंशन है? कि बाहर लेके जा रहे हैं मम्मी पापा, उसको चॉकलेट दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, टेंशन है ना उसको भी। इसी तरीके से जो लिक्विड है, लिक्विड की जो फ्री सरफेस है, उसको भी टेंशन है। तो भैया आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार लिक्विड को किस चीज की टेंशन हो गई? लिक्विड का जो सरफेस है उसको किस चीज की टेंशन है? लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको लिक्विड के अंदर जाने की टेंशन है। कैसे, वो मैं बताऊंगा जब फिजिक्स की एक्सप्लेनेशन दूंगा। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस फिल्म के ऊपर हैं, उनको अंदर जाने की टेंशन है। तो सभी वो अंदर जाना चाहते हैं, जिससे लिक्विड का सरफेस खिंचाव महसूस करता है। क्या करेगा? खिंचाव महसूस करेगा, स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करेगा। जो सभी सरफेस है, जैसे मानो कि मैं एक टॉप मोस्ट लेयर बना दूं लिक्विड की, ये जो लिक्विड है ये लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर है ये। तो इसके ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये लिक्विड के अंदर जाना चाहते हैं, एक साथ सभी अंदर जाना चाहते हैं। इसकी टेंशन है उनको यार। तो इसकी वजह से जो सरफेस में खिंचाव आएगा, इसकी वजह से जो सरफेस में खिंचाव आएगा, दैट इज सरफेस टेंशन। अभी जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो सरफेस टेंशन क्या है? लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन समझ रहे हैं ना? स्ट्रेच मेम्ब्रेन का मतलब यह हुआ कि उसके अंदर बहुत जबरदस्त खिंचाव होता है। वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जैसे आपने बॉइल एग देखा है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है। आपने अनियन देखा होगा, प्याज देखा होगा, प्याज के ऊपर एक छोटी सी झिल्ली होती है जिसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे ही आप वहां से हटाएंगे ना, वो क्या हो जाएगा? वो सिकुड़ जाएगा। एरिया को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी है उसके अंदर। क्या है? एरिया को मिनिमाइज करने की। तो ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड के फ्री सरफेस में, इसी को मैं सरफेस टेंशन बोल रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सरफेस टेंशन इज द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड कॉज्ड बाय द attraction of the particle in the surface layer by the bulk liquid which tends to minimize the surface area। भैया जो लिक्विड के जो सरफेस फिल्म है ना, उस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो फाइनली स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा और एरिया को मिनिमाइज करेगा। इसी वजह से आप देखना जरा, लिक्विड का जो सरफेस है ना बिल्कुल स्ट्रेच है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो इसका मूवमेंट आसानी से हो पा रहा है। आप देख रहे होंगे जो लिक्विड की ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल जा रही हैं। ऐसे क्यों हो रहा है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। बताऊंगा मैं कैसे होगा। लिक्विड की ड्रॉप जो होती है ये स्फेरिकल क्यों हो गई, ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा ना सरफेस टेंशन की, कि कैसे एरिया को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी है। फिर उसके बाद ये सारे एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा और डेली लाइफ से जोड़ेंगे हम लोग। आइए जरा सरफेस टेंशन को देख लें कि इसको मेजर कैसे कर सकते हैं। फिर भाई सरफेस टेंशन, आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि जो लिक्विड की जो सरफेस फिल्म है उस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से है, जो कि वो चाह रहे हैं कि नीचे की तरफ आ जाए और उनको नीचे आने की वजह से खिंचाव महसूस हो रहा है। हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लिया लिक्विड के फ्री सरफेस पर और इसकी लेंथ L है। इस इमेजिनरी लाइन के पर यूनिट लेंथ में जो मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है दैट इज सरफेस टेंशन। ये मेजरमेंट करने का तरीका है सरफेस टेंशन को, कि जो लिक्विड की जो सरफेस फिल्म है उसके ऊपर जो इमेजिनरी लाइन आपने ड्रॉ करी, पर यूनिट लेंथ जो आपका मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा दैट इज सरफेस टेंशन। क्या हो जाएगा ये? सरफेस टेंशन। तो फॉर्मूला इसको आप सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, सिग्मा से भी बहुत जगह किया गया है, परेशान नहीं होना। F/L यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन आप आसानी से लिख सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई हम सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं, ये जनरेट हो कैसे रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर थ्योरी है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे सरफेस टेंशन जनरेट होता है, तभी आपको मेन समझ में आएगा। देखिए जरा हुआ क्या। मॉलिक्यूलर थ्योरी किसके लिए? सरफेस टेंशन के लिए। हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्या है, ये लिक्विड फिल कर दिया हमने।
अब ये लिक्विड फिल कर दिया, मैं दो सिचुएशन ले रहा हूं। एक सिचुएशन मेरी ये है P पर, यहां पर ये मॉलिक्यूल है, और एक सिचुएशन मेरी Q है। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया हुआ है मैंने, जो कि मैंने अभी बताया था। मॉलिक्यूलर रेंज को क्या करना है, रेडियस और मॉलिक्यूल को सेंटर एज्यूम करके एक स्फीयर बना लेना है। अब आप देखिए यहां जो मॉलिक्यूल है मेरे बच्चों, यहां जो मॉलिक्यूल है, इस पर मॉलिक्यूलर फोर्स इधर भी लग रहा है, 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 इधर भी, सभी डायरेक्शन में मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, सभी डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, जब ये मॉलिक्यूलर फोर्स सभी डायरेक्शन में लग रहा है मेरे बच्चों, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, सभी डायरेक्शन में, तो ये तो इक्विलिब्रियम में है, नेट जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर मैं टॉप मोस्ट लेयर पर लेकर आऊं, यहां पर टॉप मोस्ट लेयर पर आ गया मैं। अब जब मैं टॉप मोस्ट लेयर की बात करूंगा मेरे बच्चों, तो देखो यहां पर जो मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, इधर वाले का इधर लग जाएगा मेरे बच्चों, इधर वाले का इधर लग जाएगा, इधर वाले का इधर लग जाएगा। आप ये बताइए यार कि क्या इधर लग सकता है मॉलिक्यूलर फोर्स? नहीं लग सकता, ऊपर तो मॉलिक्यूल ही नहीं है ना, ऊपर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो उधर मॉलिक्यूलर फोर्स कहां से लगेगा? क्या इधर लग सकता है मॉलिक्यूलर फोर्स? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्या इधर लग सकता है मॉलिक्यूलर फोर्स? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, जब मॉलिक्यूल ही नहीं है तो फोर्स कहां से लग जाएगा? जब मॉलिक्यूल ही नहीं है तो मॉलिक्यूलर फोर्स कहां से लगेगा? इसका मतलब ओनली जो मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब ये जो सरफेस फिल्म पर, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, इस पर जो मॉलिक्यूल लाई कर रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे भाई, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सभी पर फोर्स क्या लग रहा होगा? नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या बनेगा? ये सभी नीचे की तरफ आएंगे, और जब सभी नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? सरफेस फिल्म में एक खिंचाव होगा। ये जो खिंचाव है ना, इसी को टेंशन बोल रहे हैं, इसी को सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। यार इन मॉलिक्यूल्स के अंदर टेंशन है, नीचे जाने की टेंशन है। तो ये जो टेंशन जनरेट हो रही है मेरे बच्चों, दैट इज सरफेस टेंशन। बात समझ में आ गई? सरफेस टेंशन यहां तो नहीं था। सरफेस टेंशन क्यों नहीं था? ये मॉलिक्यूलर आपस में बैलेंस है, सभी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आसानी से बैलेंस है, तो यहां तो नहीं था ना। तो टॉप मोस्ट लेयर जो है, टॉप मोस्ट लेयर में क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डाउनवर्ड आने की कोशिश करेंगे ड्यू टू द मॉलिक्यूलर फोर्स, जबकि लिक्विड रेस्ट में है। तो लिक्विड रेस्ट में है तो जो टॉप मोस्ट लेयर है, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, टॉप मोस्ट लेयर पर एक खिंचाव आएगा। उसी खिंचाव को हम क्या बोल रहे हैं? सरफेस टेंशन बोल रहे हैं। बात आ गई समझ में? आइए एक एग्जाम्पल और रखता हूं आपके सामने मैं सरफेस टेंशन का। यार ये समझ में आया नहीं आया ये बताओ आसानी से? मजा आ गया होगा ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है यार। देखो ना इधर, बहुत आसान है, बहुत आसान। ये जैसे लिक्विड मॉलिक्यूल है, उसकी लेयर मैंने रिप्रेजेंट की, टॉप मोस्ट लेयर है, ये लिक्विड है भाई, टॉप मोस्ट लेयर है यार ये लिक्विड की। एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, टॉप मोस्ट लेयर है। आराम से समझते रहिए, कितना मजा आ रहा होगा। सरफेस टेंशन चल रहा है, और हमें ध्यान रखना, पता करना है कि सूप जो होता है वो गर्म ही क्यों टेस्टी लगता है, ये पता करना है, इसको मत भूल जाना। तो आइए जरा अगर हम देखें, इसमें हमने जो मॉलिक्यूल लिया मेरे बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल लिया हमने, एक मॉलिक्यूल हमने यहां ले लिया ये, और एक मॉलिक्यूल हमने यहां ले लिया है ये वाला। तो इस वाले मॉलिक्यूलर पर इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स, सभी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा, लिक्विड रेस्ट में है। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो बेचारा इसमें तो इधर लगा फोर्स, इधर लगा फोर्स, इधर लगा फोर्स, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर लगा फोर्स, इधर लगा फोर्स, यार ऊपर नहीं लग रहा है। तो यार ये वाला तो इससे बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये जो नीचे है ये सब क्या कोशिश करे? चला जा नीचे की तरफ, इसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना लिक्विड के लेयर पर, ये सभी नीचे खींचेंगे। तो सभी की वजह से जो नेट आएगा ना, वो लिक्विड के लेयर में खिंचाव के रूप में प्रोड्यूस होगा। तो वो जो खिंचाव है वही सरफेस टेंशन है। इसको एक मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से करके बताता हूं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड वाला एग्जाम्पल लेंगे। देखो ये वाला, ये थ्रेड वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इससे हम लोग समझते हैं, इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो आपने क्या किया, आपने एक सॉफ्ट सॉल्यूशन बनाया। सॉफ्ट सॉल्यूशन जैसे कि आपने देखा होगा ना, वो बबल्स जो होते हैं मेले में, वो जो मेले में जो बबल्स जो जनरेट होते हैं वो सॉफ्ट सॉल्यूशन का ही होता है। सॉफ्ट सॉल्यूशन हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि सॉफ्ट सॉल्यूशन में सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। वैसे सभी लिक्विड में सरफेस टेंशन होता है, लेकिन सॉफ्ट सॉल्यूशन का जो सरफेस टेंशन होता है वो हमारे नोटिस में आ जाता है, वो दिख जाता है। अब हमने क्या किया, एक थ्रेड लिया, थ्रेड मतलब कोई भी धागा ले लिया,
कोई भी धागा हो सकता है, उस धागे को हमने इस फॉर्म में कर लिया। और देखो यहां पर क्या है, ये हमने एक फ्रेम लिया हुआ है, इस पूरे फ्रेम को, और यहां पर हमने एक धागा लिया हुआ है इस तरीके, इसको हमने क्या कर दिया, सॉप सॉल्यूशन में डिप कर दिया। कहां पर भैया, सॉप सॉल्यूशन में। हमने इसको सॉप सॉल्यूशन में, एक सॉप सॉल्यूशन था इसमें, इसको मैंने डिप कर दिया, इसको जो है मैंने इसके अंदर डिप कर दिया। तो इसके ऊपर क्या बनेगी, सॉप फिल्म बन जाएगी। सॉप फिल्म का मतलब समझ रहे हो, वो जो क्या होता है, बबल जो बनते, जैसे आप उंगली लगाओगे ना फूट जाता है, वो जो लेयर बन रही है उसी को मैं सॉप फिल्म बोल रहा हूं। तो इस धागे के ऊपर भी बन गया भाई, और बाहर भी, आउटसाइड पूरे फ्रेम पर बन गया सॉप फिल्म। ठीक है, अब आप देखना जरा, अभी तो हर जगह है सॉप फिल्म, हर जगह सरफेस टेंशन लग रहा होगा। अब आप एक बात समझिए जरा, अगर मैं इसको फोड़ दूं, किसको, जो धागे पर, ये जो धागा है ना, ये जो थ्रेड है, थ्रेड पर जो सॉप फिल्म बन रही है, अगर मैं इसको फोड़ दूं तो पता है क्या होगा, अगर मैं इसको फोड़ दूंगा ना, तो फोड़ने के बाद क्या होगा कि ये जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे मैं इस धागे को फोड़ूंगा ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, कि देखो जब आप इस थ्रेड को कंप्लीटली, इसके अंदर सॉफ्ट फिल्म बन रहा है उसको फोड़ दोगे, तो अब यहां तो कोई सरफेस टेंशन नहीं है ना, यहां तो फिल्म खत्म भाई। यहां पर ये जो फिल्म बन रही है ये फिल्म खत्म हो गई। तो जब ये फिल्म खत्म हो गई तो अब यहां तो सरफेस टेंशन नहीं लगेगा। लेकिन आउटसाइड ये जो है हर जगह, यहां पर क्या है, यहां पर हर जगह क्या है आपका, सरफेस फिल्म है। तो ये तो सब सरफेस टेंशन लगाएंगे ना इस तरफ, ये सभी सरफेस टेंशन लगा रहे हैं, ये सभी सरफेस टेंशन लगा रहे हैं, सभी सरफेस टेंशन लगा रहे हैं। धागे पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा मेरे बच्चों, धागे पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ। क्यों, यहां पर क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि यहां पर यार क्या था, अंदर भी सॉफ्ट फिल्म था, तो इधर भी लग रहा था, इधर भी लग रहा था, हर जगह लग रहा था सरफेस टेंशन। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या हो गया, यहां का जो सॉफ्ट फिल्म था वो फूट गया। तो जब फूट गया तो यहां तो एयर है, तो अब ओनली सॉफ्ट फिल्म यहां पर है। तो ये क्या करेंगे, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। हमें जो आउटकम देखने को मिलता है वो ऐसा मिलता है। तो हम इससे कंक्लूजन क्या निकालते हैं, इससे कंक्लूजन हम ये निकालते हैं कि यार इन सभी में क्या हुआ, ये जो शेप है थ्रेड की, ये इस शेप में कब आएगा, जब इसको आप खींचोगे बाहर की तरफ। इसका मतलब ये जो लिक्विड्स हैं बाहर की तरफ, ये क्या कर रही हैं, ये स्ट्रेच हो रही हैं, ये अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, ये खिंच जा रहा है थ्रेड। तो खिंच जा रहा है तो किस फॉर्म में आ गया, ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से पता चलता है कि सरफेस टेंशन क्या कर रहा है, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। भाई यहां तो नहीं हुआ था ना, क्योंकि यहां इसके थ्रेड के अंदर भी था सॉफ्ट फिल्म और यहां पर तो नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, ये सभी बाहर की तरफ सरफेस टेंशन लगा रहे हैं, एरिया को मिनिमाइज, तो इसकी शेप ये बन जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल था यार ये। ठीक है, यहां से पता चल जाता है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से अगर हम देखें मेरे बच्चों, देखो ये जो पेंटिंग ब्रश है, पेंटिंग ब्रश है, आप क्या करेंगे, इसको जब डिप करेंगे तो उस केस में क्या हो, किसी भी लिक्विड में, जैसे हम क्या करते हैं पेंटिंग करते टाइम, करते हो पेंटिंग, मजा आता है ना पेंटिंग करने में, आता है आप लोगों को, बहुत अच्छा टैलेंट है यार पेंटिंग करना। जब खाली बैठे हो, बोर हो रहे हो, पेंटिंग करना स्टार्ट कर दो। पेंटिंग जो होता है एक अच्छा टैलेंट होता है, फालतू के काम से बढ़िया है आप क्या करो, कुछ आर्टिस्ट बनो, खाली बैठे हो तो। लेकिन अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो यार उस टाइम तो काफी टेंशन है ना, सरफेस टेंशन भी है लिक्विड को। चलो देखो यहां पर, अब ये जो ब्रश है जब हमने इसमें वाटर के अंदर डिप किया, तो जब वाटर के अंदर डिप किया तो उस केस में क्या हुआ, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये नुकीला जिससे हम पेंटिंग करते हैं, होता क्या है, इसके अंदर वाटर स्टिक कर गया, और वाटर के अंदर टेंडेंसी है किसकी, एरिया को मिनिमाइज करने की। क्योंकि देखो ये जितने भी हेयर्स हैं इसके, सभी हेयर्स एयर के कांटेक्ट में हैं, तो सभी अपने अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, सभी पर सरफेस टेंशन लगेगा, और ये क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज करके सारा स्टिक कर जाएगा, और ये पॉइंटेड एंड बन जाएगा। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। इसी तरीके से आप ये देख रहे होंगे, कोई भी मैंने एक ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड के अंदर, मतलब लिक्विड के सरफेस पर हमने डिप किया तो वो उसी पर फ्लोट करे जा रहा है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से। अब ये देखिए यहां पर अगर हम देखें रेन ड्रॉप्स, बारिश के बाद अगर आप क्या करो, बाहर चले जाओ और वहां ये देखो कि जो रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स अगर किसी भी पेड़ की पत्तियों पर अगर आप देखेंगे तो वो स्फेरिकल शेप की होती हैं। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि वो स्फेरिकल शेप की क्यों बन रही हैं। तो आप मुझे बताएंगे आंसर क्या है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन। कैसे भाई, स्फेरिकल शेप में किस हिसाब से बन रहा होगा, जैसे मैंने आपको ये पेपर दिया और मैंने इस पेपर को बोला कि भाई आप इस पेपर को ना मिनिमाइज कर दो, इस पेपर का एरिया जो है वो मिनिमाइज कर दो। तो आपने क्या किया, इस तरीके से फोल्ड किया, इस तरीके से फोल्ड किया,
इस तरीके से फोल्ड किया और आप क्या कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो। मैंने बोला यार कैसे मिनिमाइज कर रहे हो, आसानी से मिनिमाइज हो जाएगा इसका एरिया। तो क्या करना है, आप इसको ऐसे कर दो ना, लो ऐसे कर दो, ऐसे बिल्कुल ऐसे। देखो ऐसे करोगे ना तो तुरंत ये कितना आप छोटा कर लो, बिल्कुल छोटा से छोटा कर सकते हो आप इस तरीके से। तो जितना आप छोटा से छोटा करेंगे एरिया क्या होता चला जाएगा, मिनिमाइज होता चला जाएगा। तो हमें एरिया ही तो मिनिमाइज करना है। तो ये किस शेप में ज्यादा मिनिमाइज हो रहा है, स्फेरिकल शेप में ज्यादा मिनिमाइज हो रहा है ना। और आप पहले फोल्ड कर रहे थे तो फोल्ड में ज्यादा मिनिमाइज नहीं होगा, आसान है ना। देखो इस हिसाब से मिनिमाइज होता चला जाएगा ऐसे बिल्कुल। तो किस शेप में मिनिमाइज हुआ, स्फेरिकल शेप में। इसी वजह से जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, रेन ड्रॉप अपनी शेप को स्फेरिकल कर लेती हैं ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई तो अब हम लोग क्या देखेंगे, एक एक्सप्रेशन देखेंगे सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी क्या होता है पहले तो हम ये समझेंगे, और सरफेस एनर्जी अगर आपके समझ में आ जाए तो फिर हम लोग सरफेस टेंशन से न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं मेरे बच्चों। देखो भाई, सरफेस एनर्जी, एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं हमेशा आपको बताता हुआ आया हूं। अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो जनरली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होती है। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है यार, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है भाई, और अगर मोशन नहीं है तो जनरली पोटेंशियल देखा जाता है। अब जो पोटेंशियल होता है वो पोजीशन की वजह से होता है और हमें उस पोजीशन को चेंज कराना होता है। तो जब हम पोजीशन को चेंज कराते हैं तो चेंज कराने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अलग अलग जगह अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे अभी हम लोगों ने सॉलिड में देखा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। भैया आप किसी वायर को स्ट्रेच कर रहे थे, तो जब आप वायर को स्ट्रेच कर रहे थे तो वायर के मॉलिक्यूल्स ये कह रहे थे कि हम तो स्ट्रेच नहीं होंगे, तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो पा रही, तो आपको वहां पर एक वर्क करना पड़ रहा था। ठीक इसी तरीके से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी और आप उसको हाइट पर लेकर जाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। वो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हर जगह आप पोजीशन को चेंज करेंगे। सेम स्प्रिंग में भी होता है। स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ये सब पोटेंशियल एनर्जी का काम है। ठीक इसी तरीके से लिक्विड के अंदर भी होता है कि जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है ना, ये क्या करता है, अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। और अगर आप उसके एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, आप उसके एरिया को चेंज कराना चाहते हैं, तो आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन लिक्विड की सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। आ गई बात समझ में। भाई मैंने जितने भी एग्जांपल दिए, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिया पहले मैंने। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को h हाइट पर लेकर जाते हैं, ठीक है, mgh जो आपके दिमाग में है मैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जब आप h हाइट पर लेकर जाएंगे तो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करते हैं। स्प्रिंग में अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड कर रहे हैं, तो अगेंस्ट द रीस्टोरिंग फोर्स करेंगे, वर्क करना पड़ेगा, दैट इज स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरीके से हमने वायर के अंदर भी देख लिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लिक्विड के अंदर कैसे आया कि जो लिक्विड है, लिक्विड का जो सरफेस फिल्म है उसका एरिया मिनिमाइज होने की कोशिश कर रहा है, और हम चाहते हैं कि उसका एरिया मैक्सिमाइज कर दे। तो एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए अगेंस्ट द मिनिमाइजेशन फोर्स जो कि सरफेस टेंशन है, अगेंस्ट उस फोर्स के हमें एक वर्क करना पड़ेगा ना। किस लिए, एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए। अरे भाई सरफेस टेंशन ये चाह रहा है कि मेरा एरिया कम होगा, और हम चाह रहे हैं कि हम तेरे एरिया को बढ़ा के दिखा देंगे आज। तो हम जब एरिया को इंक्रीज करेंगे तो उस केस में वर्क करना पड़ेगा ना, दैट इज सरफेस एनर्जी यार। तो क्या हो जाएगा, वो सरफेस एनर्जी हो जाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम क्या कर रहे हैं, सरफेस एनर्जी के, ये एक हमारे पास फ्रेम है जिसमें मैंने क्या बोला, KLMN एक फ्रेम लिया मैंने। इसको मैंने क्या किया, किसी सॉल्यूशन में डिप कर दिया, किसी भी सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अगर सॉफ्ट सॉल्यूशन है तो उसमें भी सरफेस टेंशन होता है, किसी मैंने लिक्विड में ड्रॉप कर दिया इसको या डिप कर दिया तो उसमें भी सरफेस टेंशन होता है। तो फिलहाल इस पर ये जो सरफेस है ना KLMN, इस पर क्या बन गया, सरफेस फिल्म बन गया। तो सरफेस फिल्म बन गया तो ये सब सरफेस फिल्म क्या कर रहा है, एरिया को, देखो ये जो येलो कलर में लगा रखा है ये एरिया को क्या कर रहा है,
मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, और हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जिससे एरिया को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। एरिया को क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो ये एरिया चेंज हो जाएगा। ये जो एम एन है ना, इसको मैं ए और बी पर ले आऊंगा, तो इतना मैंने एरिया चेंज करा दिया। ये जो ब्लू कलर से मैंने शेडेड कर रखा है, इतना एरिया मैंने चेंज करा दिया। तो इतना जब एरिया चेंज कराऊंगा तो मेरे को इस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। ये जो वर्क होगा ना, यही सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अगर आपसे सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे? द एक्स्ट्रा एनर्जी पजेज बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन इंटीरियर इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। जो आपके पास जो मॉलिक्यूलर सरफेस है, वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों बन रही है? क्यों बने? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए आइए करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, यहां पर हमने, अगर हम स्टार्टिंग में एरिया की बात करें, ए इनिशियल, तो ए इनिशियल कितना हो जाएगा, एल इंटू एक्स हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ये जो सरफेस फिल्म बनी है आपकी, इस सरफेस फिल्म में कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो सरफेस टेंशन है एस, सरफेस टेंशन एस कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ, ये एल हमने कंसीडर किया हुआ है। तो यहां से एफ कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंटू एल, इक्वेशन 2। इसका मतलब पता चल गया, एक आर्म पर जो फोर्स लग सकता है वो कितना है सरफेस टेंशन की वजह से, वो एस इंटू एल, और एस क्या है यहां पर, सरफेस टेंशन। अब अगर मैं इसको पुल करना चाहता हूं बाहर की तरफ, इस सरफेस फिल्म को खींचना चाहता हूं इसके एरिया को इंक्रीज कराने के लिए, तो मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स एफ होना चाहिए वो कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ये एरिया को मिनिमाइज कर रहा है। ये सरफेस टेंशन की वजह से एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, और मैं इसको क्या करना चाहता हूं, इसको खींचना चाहता हूं। तो मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कम से कम इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग फिल्म थ्रू डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा भाई, वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू एफ इंटू एक्स हो जाएगा। ये फोर्स कितना है, सरफेस टेंशन, एक्स कितना ले रखा है हमने, डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा आपका फोर्स कितना, सरफेस टेंशन इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, एल इंटू डेल्टा एक्स क्या होगा भाई, एल इंटू डेल्टा एक्स अगर आप सही से देखें तो ये चेंज इन एरिया है। क्या है ये, चेंज इन एरिया। अगर आप इसको देखें सही से तो ये चेंज इन एरिया है। अभी मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। देखो वर्क डन जो आया आपका, ये वर्क डन कितना आ गया मेरे बच्चों, वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। कैसे पता चला, ए इनिशियल आपने निकाला था, ए इनिशियल कितना आया था, ए इनिशियल आया था मेरे बच्चों एल इंटू एक्स, और ए फाइनल कितना होगा, जब ये ए बी पर पहुंच जाएगा, जब ये ए बी पर पहुंच जाएगा तो फाइनल आएगा ना। देखो जब ये यहां पहुंच गया ए बी पर, तो अब फाइनल इसकी ब्रेथ कितनी हो गई, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और लेंथ तो आपकी वही है, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों एल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अगर आप चेंज निकालेंगे डेल्टा ए, तो ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ये कितना आएगा, ये एल इंटू डेल्टा एक्स ही आएगा, एल इंटू डेल्टा एक्स ही आएगा। तो इसका मतलब जो वर्कडन आपको करना पड़ा वो वर्कडन कितना करना पड़ा, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। इसी को हम लोग सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कराते हैं। ये जो है आपको क्या मिलेगा, सरफेस एनर्जी होगा जो मॉलिक्यूल के पास होगा टॉप मोस्ट लेयर में। तो सरफेस एनर्जी कितनी होती है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, जितना आप एरिया उसका क्या कराना चाह रहे हैं, चेंज कराना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, इस फॉर्मूले को याद रखना। इस फॉर्मूले पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जो सरफेस एनर्जी होगी मेरे बच्चों, सरफेस एनर्जी कितनी होगी, सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू डेल्टा ए। मतलब आपको सरफेस टेंशन तो दिया ही जाता है, अगर आपने मैथमेटिकल स्किल से डेल्टा ए कैलकुलेट कर लिया तो बात बन जाएगी। बहुत आसान है, मैथमेटिकल स्किल्स थोड़े से तो होने चाहिए ना, कि एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया में चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्यों, 11th स्टैंडर्ड में हो तो इतना तो उम्मीद रखता हूं आपसे मैं कि ये तो आपको पता होगा। अब चलिए इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं।
ठीक है ना। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ थोड़ा सा, और न्यूमेरिकल्स में देखते हैं कि किस हिसाब से सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मजा आ रहा होगा ना, एकदम आराम से पढ़ो यार, बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। देखो पढ़ाई जो होती है ना बोरिंग से नहीं होती है। पढ़ाई में आप जितना इंटरेस्ट लेंगे, चीजें समझ में नहीं आ रही है तो यार पूछो आप, ठीक है ना। नहीं तो आप चीजों को समझते रहिए, बार बार देखिए ना, क्यों नहीं आएगा समझ में। चलिए आइए न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं अब हम।